गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में आप सभी का सब स्वागत है। कहाँ तक हो चुका था? प्रेमचंद युगीन उपन्यास हम लोग देख रहे थे और उसके उपन्यासकार देख रहे थे। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास में प्रेमचंद युग के जो भी उपन्यासकार थे वो हो गए, और इससे पहले पूर्व प्रेमचंद युग देख रहे थे तो उन सभी के जो उपन्यासकार थे, प्रमुख उपन्यास के विषय वस्तु, प्रमुख उपन्यास के पात्र। उसके बाद जब हम लोग प्रेमचंद युग में आए तो प्रेमचंद युग में भी जो उपन्यासकार थे, और सबसे अंत में मैंने प्रेमचंद को पढ़ाया था क्योंकि प्रेमचंद के सभी उपन्यास महत्वपूर्ण थे। तो सभी उपन्यासों के वर्ण विषय और उसके पात्र भी लिखा रहे थे। कुछ उपन्यासों के बारे में कथन भी लिखा है। उसके पश्चात आए उपन्यास का जो विभाजन हम लोग तीसरे रूप में किए थे, प्रेमचंदोत्तर युग। तो प्रेमचंदोत्तर युग का मतलब प्रेमचंद के बाद, ठीक है, अर्थात 1937 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो प्रेमचंदोत्तर युग कहलाता है उपन्यास के क्षेत्र में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकार, युगीन उपन्यास को आज हम लोग देखेंगे। प्रेमचंदोत्तर युगीन अर्थात प्रेमचंद के बाद। तो प्रेमचंदोत्तर जो प्रेमचंद युग था उसका समय सीमा कब से कब तक था? 18 से लेके 36 तक, ठीक है। तो इसका समय सीमा कब से है? 1937 ईस्वी से लगातार चल रहा है। ये 1937 ईस्वी से लगातार अर्थात आज तक ये चल रहा है, जो प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास कहलाता है। अर्थात प्रेमचंद के बाद से लेके आज तक के जो उपन्यास हैं वो चल रहे हैं। बात यह है कि प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास जो भी लिखे गए उसमें कौन कौन से अंग लिखे गए। तो प्रेमचंदोत्तर युग के बाद अर्थात प्रेमचंदोत्तर युग में, प्रेमचंद युग के बाद अर्थात प्रेमचंदोत्तर युग अर्थात 1937 से लेके लगातार तक में कितने प्रकार के उपन्यास लिखे गए ये एक बार मैंने बता दिया था, फिर आज एक बार दोहरा देते हैं ताकि आप लोग की स्मृति फिर लौट आए। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। किसकी बात करते हैं? प्रेमचंदोत्तर युग की। प्रेमचंदोत्तर युग उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंदोत्तर युग। समय सीमा कब से कब तक रहा था? समय सीमा 1937 ईस्वी से लगातार रहा ये, ठीक है। 1937 ईस्वी से लगातार 1918 से लेके 36 तक अर्थात सेवा सदन से लेके गोदान तक। मूल बात ये था कि सेवा सदन से लेके गोदान तक बजारे हुस्न जो उर्दू नाम था और उसका रूपांतरण 1918 में किया गया था सेवा सदन के नाम से। तो वहां तक का समय जो कहलाता है प्रेमचंद युग कहलाता है, और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग हो जाता है। तो प्रेमचंदोत्तर युग में कितने प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं अगर इसकी हम लोग बात करें तो इस युग में जो उपन्यास लिखे गए उसका अगर थोड़ा सा देखा जाए तो सबसे पहले इसे मनोविश्लेषण वादी उपन्यासकार आते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इसमें आएंगे, अर्थात जिन्होंने मन की विश्लेषण किया, अर्थात जो सिगमंड फ्रॉइड, युंग और एडलर के उपन्यासों से प्रभावित होकर हिंदी में मनोविश्लेषणवाद का नामकरण किया। दूसरे इस क्षेत्र में जो आते हैं वो कहलाते हैं साम्यवादी। साम्यवादी को हम लोग दूसरा नाम प्रगतिवादी से भी जान सकते हैं, इसी को प्रगतिवाद भी कहते हैं। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद था, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद कहलाया, वही साम्यवाद कहलाया। साम्य मतलब बराबरी का भाव, तो प्रगतिवाद, इसी को प्रगतिवादी उपन्यास भी कहते हैं। प्रगतिवादी उपन्यास, तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास लिखे गए। साम्यवादी या प्रगतिवाद का सीधा संबंध मार्क्सवाद से होता है, ठीक है। अगर पूछ दे कि साम्यवादी या प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार कौन कौन है, तो जो साम्यवादी और प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं वही मार्क्सवादी उपन्यासकार कहलाएंगे, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद या साम्यवाद है। इसके बाद तीसरा जो खंड आता है
वो आता है ऐतिहासिक उपन्यासकार। कौन सा आता है? ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास भी इसमें आएंगे, ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। ऐतिहासिक उपन्यास के बाद आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए। आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए। आंचलिक उपन्यास के बाद और कौन से लिखे गए? पहला मनोविश्लेषणवादी हो गया, थोड़ा नंबरिंग कर लीजिए। दूसरा साम्यवादी या प्रगतिवादी हो गया। तीसरा ऐतिहासिक हो गया। चौथा आंचलिक हो गया। और पांचवा प्रयोगवादी हो गया। प्रयोगवादी को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? प्रयोगवादी को हम लोग आधुनिक बोधतावादी उपन्यास भी बोल सकते हैं। प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी, प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी उपन्यास भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अर्थात प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास की 5 विधाएं हो गई थी। ये बात मोस्ट है और इसको याद रखेंगे आप लोग। ये सभी उपन्यासकार, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, साम्यवादी उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार या प्रयोगवादी उपन्यासकार, ये सभी किस में आती हैं? सभी आती हैं प्रेमचंदोत्तर युग में, अर्थात प्रेमचंद के बाद। तो इसमें से प्रत्येक का हम लोग आज देखेंगे और प्रत्येक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में कौन कौन आएंगे, साम्यवादी में कौन कौन आएंगे, ऐतिहासिक में कौन कौन आएंगे, आंचलिक में कौन कौन उपन्यासकार आते हैं, प्रयोगवाद या आधुनिकता बोधवादी में कौन कौन से उपन्यासकार आएंगे, उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, उनके वर्ण विषय क्या हैं, उनके पात्र क्या हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग आज करते हैं। तो आगे चलते हैं। पहला है मनोविश्लेषणवाद। पहला कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। अर्थात इसमें हम लोग मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को देखते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को इसमें हम लोग देखेंगे। मन का जो विश्लेषण करता है, ठीक है, मन में आ रहे भावों की जो अभिव्यक्ति करता है, वही मनोविश्लेषणवाद कहलाता है, जिसमें सिगमंड फ्रायड का स्पष्ट प्रभाव इसमें दिखता है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। अच्छा, मनोविश्लेषणवादी जो भी उपन्यास लिखे गए उसकी विशेषताएं क्या रही थी? प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से कि कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की विशेषताएं हैं या नहीं है। अगर विशेषताएं देखें, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की विशेषताओं की चर्चा करें, विशेषताएं, तो कौन कौन सी विशेषता हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मनोविश्लेषणवाद आया तो सेक्स और यौन समस्या का चित्रण भी होगा, है ना। अगर आप सिगमंड फ्रायड को देखें, एडलर को देखें, युंग को देखें, तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा सभी विदेशी थे, उनका ही अनुकरण भारतीय उपन्यासकारों ने किया है। तो पहली विशेषता क्या आ जाएगी? सेक्स एवं यौन समस्याओं का चित्रण। सेक्स एवं यौन समस्याओं का चित्रण। सेक्स एवं यौन समस्याओं का चित्रण, ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? सामाजिक जीवन की उपेक्षा इन लोगों ने किया था। सामाजिक जीवन पर जोर नहीं दिया। समाज में जो चल रहे मतभेद, विषमता, ठीक है, आडंबर, इन सबों पर इन लोगों का जोर नहीं था, बल्कि ये लोग मन की बातों को समझते थे और मनोविश्लेषणवाद पर जोर देते थे। तो सामाजिक जीवन की उपेक्षा की इन लोगों ने, अपेक्षा नहीं की, जीवन की उपेक्षा की, इस पर जोर इन लोगों ने नहीं दिया। तीसरी बात अगर बात करें तो नायिका के स्वच्छंद रूप का चित्रण भी किया गया इस उपन्यासों में। लिख सकते हैं, नायिका के स्वच्छंद रूप का चित्रण, नायिका के स्वच्छंद रूप का चित्रण भी किया गया। नंबर 4 की अगर बात करें तो अति व्यक्तिगतावादी थी। अति
अतिव्यक्तिवादिता का भी चित्रण इन उपन्यासकारों ने किया। अगली विशेषता की अगर बात करें, पहला हो गया सेक्स एवं यौन समस्याओं का चित्रण, दूसरा सामाजिक जीवन की उपेक्षा, तीसरी नायिका के स्वच्छंद रूप का चित्रण, अति व्यक्तिवादिता का चित्रण, दमित वासना निराशा का चित्रण, वो वासना शक्ति जो बाहर नहीं आ पाई, अंदर ही अंदर रह गई, उसका भी चित्रण, दमित वासनाओं का चित्रण, दमित वासनाओं का चित्रण भी इन उपन्यासकारों ने किया। ये पांचवी विशेषता हो गई। और लिखिए नंबर 6, निराशा और कुंठा का चित्रण, निराशा व कुंठा का चित्रण भी इन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में किया। नंबर 7, व्यक्तिगत जीवन का भी चित्रण किया। व्यक्तिगतवाद लिखे लेकिन इसको भी लिख लीजिए, हो सकता है समझ में ना आए। व्यक्तिगत जीवन का चित्रण इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। जैसे शेखर एक जीवनी देखिए, व्यक्तिगत जीवन का चित्रण है, शेखर की पूरी जीवन वृत्ति दोनों उपन्यासों में, दोनों भाग में भर दी गई है। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन का चित्रण। अगली विशेषता लिख लीजिए, नायक की दुर्बलता का भी चित्रण है इसमें। नायक की दुर्बलता और कमजोरी का भी चित्रण किया गया। नायक की दुर्बलता और कमजोरी का भी चित्रण इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। नायिका प्रधान उपन्यास की रचना की गई। नायिका प्रधान उपन्यासों की भी रचना हुई है। नायिका प्रधान उपन्यासों की रचना। ये मूल विशेषता रही थी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में ये सब विशेषताएं देखने को मिलती है। सेक्स एवं यौन समस्याओं का चित्रण है, सामाजिक जीवन की उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं है उपेक्षा है। सामाजिक जीवन पर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों ने बल नहीं दिया। समाज में चल रहे आडंबर, अत्याचार, शोषण, ठीक है, सामंतवाद, इन सभी पर इन लोगों का जोर नहीं था। ये लोग मन की भावना को स्पष्ट करना चाहते थे। नायिका के स्वच्छंद रूप का चित्रण, अति व्यक्तिगतवादिता का चित्रण, दमित वासनाओं का चित्रण, निराशा व कुंठा का चित्रण, व्यक्तिगत जीवन का चित्रण, नायक की दुर्बलता और कमजोरी का चित्रण, नायिका प्रधान उपन्यासों की रचना, ये मूल विशेषताएं जो थी वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों की रही है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार और उनमें से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं है, समझ गए? ठीक, लिखिए प्रमुख मनोविश्लेषण वादी उपन्यासकार। प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इस युग में ज्यादा नहीं हुए। इस युग में अगर देखें तो इला चंद्र जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञेय हैं, ठीक है, प्रभाकर माचपे हैं, अमृत राय हैं, डॉक्टर देवराज हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं। ये सब इस युग के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं, अर्थात प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहले आप लोग को जैनेन्द्र कुमार को पढ़ाते हैं। इलाचंद जोशी को पढ़ाते हैं, जैनेन्द्र कुमार को ही पढ़िए। नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र को आज हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में आज किसको देखेंगे? जैनेन्द्र। इनका अगर जन्म की बात करें कि जैनेन्द्र जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। और इनका निधन कब हुआ जैनेन्द्र जी का? तो इनका निधन हुआ था 1900 कब में? 88 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में इनका निधन हो गया।
इनके उपन्यास की बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, अगर इनके उपन्यास को देखें कि जैनेंद्र जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो इनके उपन्यास को थोड़ा सा क्रम से देखिए, पूछा जा सकता है। प्रमुख उपन्यासकार रहे, प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार ये हैं। नंबर 1, पहला उपन्यास इनका लिख लीजिए परख। परख, परख कब का था? परख का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। नंबर 2, सुनीता, प्रमुख उपन्यास है सुनीता। इनके सभी उपन्यासों का हम लोग वर्ण, विषय और पात्र देख लेंगे ताकि स्पष्ट रहे, पूछी जा सकती है कि कौन से उपन्यास के कौन से पात्र हैं। तो प्रत्येक उपन्यास को इनका देख लेंगे। तो पहले एक क्रम से पहले लिख लेते हैं। परख 1929, सुनीता 1935 ईस्वी। नंबर 3, त्यागपत्र, मोस्ट उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? त्यागपत्र 1937 ईस्वी। त्यागपत्र 1937 ईस्वी। उसके बाद त्यागपत्र के बाद चौथा कल्याणी। कल्याणी का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी, इतना लिखिए। परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39। हो गया। कल्याणी के बाद 5वें नंबर के उपन्यास पर आते हैं। नंबर 5, कल्याणी के बाद देखिए तो सुखदा। सुखदा उपन्यास कब लिखी गई थी? सुखदा लिखी गई थी 1952 ईस्वी में। 52। नंबर 6 की अगर बात करें सुखदा के बाद तो विवर्त लिखा गया था। विवर्त कब लिखा गया? विवर्त लिखा गया था 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में विवर्त लिखा गया। नंबर 7, व्यतीत। नंबर 7 में व्यतीत, और व्यतीत का प्रकाशन वर्ष क्या है? व्यतीत का प्रकाशन वर्ष भी 1953 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी। व्यतीत के बाद नंबर 8, जयवर्धन। जयवर्धन कब लिखी गई थी? जयवर्धन 1956 ईस्वी में लिखी गई थी। जयवर्धन। सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 53, जयवर्धन 1956। नंबर 9 पर आइए, लिखिए मुक्तिबोध। इनके सभी उपन्यासों का नाम लिख लीजिए। मोस्ट उपन्यासकार हैं मुक्तिबोध का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। मुक्तिबोध के बाद नंबर 10 में लिखिए अनंतर का प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी था। 1968 में यह प्रकाशित हुई। नंबर 11, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68। उसके बाद अनाम स्वामी का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी रहा। नंबर 12 में तपोभूमि था 74 में। तपोभूमि कब है? 1974 ईस्वी। तपोभूमि के बाद अगला उपन्यास इनका 13 नंबर लिखिए, नीलमणि। इनके सभी उपन्यास लिख लीजिए, मोस्ट हैं। नीलमणि का प्रकाशन वर्ष 1975 रहा था। प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी। 13। एक उपन्यास और लिख लीजिए, और जो इनका अंतिम उपन्यास है वो है दशार्क। दशार्क का प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी माना जाता है। तो ये इनके सभी उपन्यास हो गए। ये सभी उपन्यास किनके हैं? ये सभी उपन्यास जैनेंद्र के हैं। जैनेंद्र का जन्म कब हुआ था? जैनेंद्र का जन्म 1905 में हुआ, निधन 1988 में। पहला उपन्यास परख था 1929 में। दूसरा उपन्यास सुनीता था, सुनीता 1935। त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, व्यतीत 53, जयवर्धन 56, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, तपोभूमि 1974, नीलमणि 1975 और दशार्क 1968। अगर इसमें हम प्रमुख उपन्यास की बात करें तो परख मोस्ट उपन्यास है, सुनीता है, त्यागपत्र है, ये सब मोस्ट उपन्यास है इनके। ठीक है, इधर सुखदा भी है, विवर्त है, मुक्तिबोध है, अनाम स्वामी है, जयवर्धन है, अनंतर है, ये सब मोस्ट उपन्यास है इनके। समय मिले तो जरूर पढ़िएगा।
अब इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनका वर्ण विषय देख लेते हैं कि उसके वर्ण विषय क्या है। दो दो लाइन लिख लेना है, मुख्य मुख्य बातें, क्योंकि जो उपन्यास नेट के सिलेबस में शामिल है या अन्य परीक्षाओं में जो उपन्यास शामिल है उसका तो हम एक एक लाइन देख लेंगे, बोर्ड पर लगा के पूरा उपन्यास का रेटिंग मार लेंगे। लेकिन जो उपन्यास सिलेबस में नहीं है बल्कि उपन्यास साहित्य में पढ़ना है, उसके मूल विषय को जानना, उसके प्रमुख पात्रों को जानना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि ये प्रमुख उपन्यासकार हैं, प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो लिख सकते हैं जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय व पात्र, वर्ण विषय और पात्र इनके उपन्यासों का हम लोग देख लेते हैं। पहला उपन्यास इनका परख था। इसमें विवाह और प्रेम की समस्या का चित्रण है, एक लाइन तो है ही। पहला उपन्यास इनका कौन सा था? परख। परख कब लिखी गई थी? 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। इस उपन्यास में है क्या? तो इस उपन्यास में प्रेम और विवाह का चित्रण है। इस उपन्यास में क्या है? तो इस उपन्यास में अगर इसके विषय वस्तु को देखा जाए तो इस उपन्यास में क्या है? तो प्रेम व विवाह की समस्या का चित्रण, प्रेम व विवाह की समस्या का चित्रण जैनेन्द्र जी ने इस उपन्यास में किया है। इसके पात्र को देख लीजिए, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, प्रमुख पात्र को इसमें देख लीजिए। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, ये पूछी जा सकती हैं एग्जामों में। प्रमुख पात्र परख के कौन कौन से हैं? अगर परख की बात करें पात्र की, तो इसमें जो नायिका है उनका नाम कट्टो है। नायिका का नाम कट्टो। ये क्या है देवी जी? नायिका है, क्योंकि नायिका प्रधान उपन्यास मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की एक प्रमुख विशेषता रही थी। तो नायिका कौन है इनकी? कट्टो है। सत्यधन है दूसरा पात्र। क्या नाम है इसका? इसका नाम सत्यधन है, सत्यधन। तीसरा पात्र इसमें कौन है? तीसरा पात्र बिहारी है। अब बिहारी है इसका मतलब ये नहीं कि ये बिहार का रहने वाला था, नाम है इसका। ठीक है, उसके बाद एक पात्र और लिख लीजिए, गरिमा है। गरिमा, ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हो गए। परख 1929 ईस्वी, प्रेम व विवाह की समस्या का इस उपन्यास में चित्रण है। ठीक है, प्रमुख पात्र कौन है? कट्टो है, नायिका है, इनका नाम जरूर याद रखें। सत्यधन है, बिहारी है, गरिमा है। एक उपन्यास हो गए। दूसरा उपन्यास इनका सुनीता है, जो मोस्ट उपन्यास है। नंबर 2 में लिख लीजिए सुनीता। सुनीता, सुनीता उपन्यास कब लिखी गई थी? याद है? तुरंत लिखे थे ना, 1935 में लिखी गई थी। बोलते हैं ना आप लोग को थोड़ा मस्तिष्क को सक्रिय रखिए, सक्रियता बहुत जरूरी होती है जीवन के लिए। लिखते हैं पेज पलटे साफ, क्या लिखे, वैसा नहीं होना चाहिए। कम ही पढ़ो, ठोस पढ़ो, जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है ना? पूरा पढ़ लेने से, पूरा उपन्यास साहित्य एक दिन में पढ़ लेने से, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपने कितना ग्रहण किया ये आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, आप कितना समझे। एक अक्षर का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, परंतु वो अक्षर का ज्ञान श्रेष्ठ होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य उत्तम होना ही जरूरी नहीं होता है जीवन में बाबू। लक्ष्य के साथ साथ सहायक और सामग्री भी शुभ होनी चाहिए। लक्ष्य अगर शुभ है तो ये बात का हमेशा याद रखो कि अगर लक्ष्य शुभ है तो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग, लक्ष्य प्राप्ति के साधन और लक्ष्य प्राप्ति के सहायक भी शुभ होने चाहिए। ठीक ना? अमृत पाने की लालसा है, अमृत पाने की इच्छा हो तो कभी विषधर के कंधे पर सवार नहीं होया जाता है। इसलिए सत्य को पहचानो और सत्य को स्वीकारो, श्रेष्ठ कक्षाओं का चयन करो, तो ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, सुनीता, इसमें क्या है? सुनीता में प्रेम और यौन समस्या का चित्रण है। आप लोग देख भी करते हैं, सुनीता का जो पति रहता है श्रीकांत, हरिप्रसन्न रहता है, वकील रहता है। ये सब पतली सी उपन्यास, सुनीता कोई बहुत भारी भरकम पुस्तक ये नहीं है। इसमें क्या है? प्रेम व यौन समस्याओं का
चित्रण इस उपन्यास में है। प्रेम व यौन समस्याओं का चित्रण है। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों का भी चित्रण है। स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध होता है, जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, जो आकर्षण होता है, ठीक है, उसका भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। थोड़ा इस उपन्यास को पढ़ें आप लोग। स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण, हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि पढ़िए, सब हो जाएगा। प्रेम व यौन समस्याओं का चित्रण, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण। अगर इसके पात्र को देखें, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? प्रमुख पात्र तो सुनीता ही एक पात्र है, और ये क्या है? ये नायिका है। सुनीता इस उपन्यास की क्या है? नायिका है। दूसरे इनके पतिदेव जी कौन रहते हैं? श्रीकांत। श्रीकांत कौन है? सुनीता का पति, सुनीता का पति है ये। इसके बाद तीसरा एक हरिप्रसन्न रहता है। भगवान इसको नाम, इनके माता पिता का नाम कितना शुभ रखे हैं, हरिप्रसन्न, कि हरि अर्थात विष्णु, हरि मतलब कृष्ण, प्रसन्न है। और एक वकील भी रहता है। प्रमुख पात्र को लिखिए, सभी पात्र याद भी नहीं होंगे, लिखने से कोई फायदा भी आप लोगों को नहीं है। तो ये किसकी बात हो गई? सुनीता की पात्र हो गई। सुनीता के बाद अगले उपन्यास पे चलते हैं हम लोग, त्यागपत्र नंबर 3। इनके उपन्यासों को देख ही लीजिए, फायदा रहेगा। त्यागपत्र उपन्यास कब लिखी गई थी? याद है ना? 1937 ईस्वी। पहला उपन्यास परख था 1929, दूसरा था सुनीता 1935, तीसरा उपन्यास है त्यागपत्र 1937। इस उपन्यास में क्या है? इसमें जो नायिका रहती है, क्या नाम रहता है? मृणाल। मृणाल के अहम भाव का चित्रण मूलतः इस उपन्यास में किया गया है। लिख लीजिए, नायिका कौन है? मृणाल है। नायिका मृणाल के अहम भाव का चित्रण है इस उपन्यास में। नायिका मृणाल के अहम भाव का चित्रण है। और क्या है? यौन आकर्षण का भी चित्रण है। नायिका के यौन आकर्षण, स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षित होंगी, अब पुरुष है तो स्त्री के प्रति आकर्षित होगी। तो नायिका के यौन आकर्षण का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। नायिका के यौन आकर्षण का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया। और इसमें क्या है? पुरुष व्यवस्था जो है समाज में, पुरुष प्रधानता के प्रति विद्रोह भी है इस उपन्यास। पुरुष प्रधानता के प्रति विद्रोह का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इसके प्रमुख पात्र देख लीजिए। ज्यादा लिखा दिया इसमें, क्या? कोई बात नहीं है। प्रमुख पात्र की अगर बात करें, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो मृणाल नायिका है ही। मृणाल ये क्या है? इस उपन्यास की नायिका। देख रहे हैं ना, नायिका प्रधान उपन्यास इसकी एक प्रमुख विशेषता रही थी, तो सभी में नायिका की प्रधानता है। मृणाल और किसके प्रति आकर्षित होती है ये? प्रमोद। तीसरा पात्र कौन है? शीला है। एक इसकी बुआ भी रहती है ना, एक बुआ है, बुआ। ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हो गए। हल्ला ना करें, चुपचाप लिखें और समझने का प्रयास करें। हो गया? प्रमुख पात्र मृणाल नायिका है, प्रमोद है, शीला है, बुआ है। अहम भाव क्या होता है ना? मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहम भाव है। मतलब अपने आप में इतना अहम हो जाना। अहम मतलब ऐसे घमंड होता है, अहम का मतलब मैं भी होता है। तो मैं की भावना उत्पन्न हो जाना अहम भाव कहलाता है, कि मैं श्रेष्ठ हूं। अच्छी बात है,
लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही, निपात लगा दिए, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहम भाव है। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो दुनिया में और सब क्या आए हैं, कुदरुम कबाड़ने आए हैं, तो ये अहम भाव है। तीसरा उपन्यास हो गया। चौथा उपन्यास देख लिए, कल्याणी 1939 में थी। इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1939 ईस्वी, कल्याणी। इस उपन्यास में क्या है? कल्याणी के अहम भय और संघर्ष का चित्रण है। इसमें भी अहम भाव रहता है, कल्याणी को भी। नायिका प्रधान उपन्यास है, लिख सकते हैं, कल्याणी नायिका भी है। कल्याणी के अहम भाव, कल्याणी के अहम भाव, भय व संघर्ष का चित्रण है। वह संघर्ष का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। कल्याणी के अहम भाव, भय, डर और संघर्ष का इस उपन्यास में चित्रण है। नारीत्व के गर्भ का चित्रण है। नारीत्व, कल्याणी नायिका है ना। अगर इसके पात्र की बात करें कि इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो कल्याणी तो एक नायिका है ही। कल्याणी कौन है? नायिका है। नायिका प्रधान उपन्यास भी है। पात्र नंबर 2 में लिख लीजिए, डॉक्टर असरानी है, कल्याणी के पति। डॉक्टर असरानी, ये कौन रहते हैं? ये कल्याणी के पति रहते हैं। कल्याणी के पति रहते हैं। एक तो डॉक्टर है, क्या नाम है इनका? भटनागर, डॉक्टर भटनागर, डॉक्टर भटनागर। और एक पात्र और था, पाल। ये इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हो गए कल्याणी के। लिख लिए जल्दी। जैनेन्द्र के किस उपन्यास में पत्नी और प्रेमिका के उलझन का चित्रण है? प्रश्न बन सकता है ना कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास में पत्नी और प्रेमिका का चित्रण है? अरे दोनों दो चीज है, पत्नी और प्रेमिका अलग अलग चीजें हैं। तो इनके किस उपन्यास में अलग अलग ये दोनों का उलझन की समस्या लिखी गई है? कितना उपन्यास हो गया जी? चौथा। पांचवें उपन्यास की अगर बात करें, सुखदा। पांचवी उपन्यास कौन सी है इनकी? सुखदा। सुखदा कब लिखी गई थी? 39 के बाद आ जाइए। 39 के बाद कब लिखी गई थी? 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, सुखदा का। इस उपन्यास की अगर बात करें कि इसमें क्या है, तो इसी में पत्नी और प्रेमिका के उलझन का चित्रण है। पत्नी व प्रेमिका के उलझनों का चित्रण। एक बात तो ये हो गई कि इसी उपन्यास में, सुखदा में ही, प्रेमिका और पत्नी के उलझनों का चित्रण भी है। स्पष्ट है? समझे कि नहीं समझे? इसमें एक कुंठित स्त्री रहती है, क्या नाम रहता है इसमें? जो कुंठित स्त्री की जीवन गाथा है वो कौन है? मारेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुंठित स्त्री सुखदा ही रहती है ना, इसी की जीवन गाथा है इसमें। कुंठित स्त्री की जीवन गाथा भी है, ये जीवन गाथा है। तो कुंठित स्त्री कौन रहती है इसमें? सुखदा रहती है। लिख लो अगर नहीं याद रहेगा तो। प्रमुख पात्र लिख लीजिए, प्रमुख पात्र। थोड़ा सा अपना अगर खोपड़ी इस्तेमाल करें ना तो सफलता अनिवार्य है। सुखदा कौन है? ये नायिका है, इन्हीं का कुंठा की भावना का चित्रण है, सुखदा। इनके पति जी का नाम क्या रहता है? इनके पति जी का नाम श्रीकांत रहता है। श्रीकांत कौन है? सुखदा के पति हैं। सुखदा का पति परमेश्वर हैं ये। और सुखदा का प्रेमी कौन रहता है इस उपन्यास में? नंबर 2। नंबर 3, सुखदा का प्रेमी का नाम रहता है लाल। थोड़ा सा पढ़िए जाके, लाल।
लाल रहता है सुखदा का प्रेमी, लिख सकते हैं सुखदा देवी जी का, सुखदा का प्रेमी। नायिका कौन है? सुखदा। इन्हीं की ये कुंठित स्त्री की जीवन गाथा भी है और पत्नी और प्रेमिका के उलझनों का चित्रण भी है। श्रीकांत कौन है? सुखदा का पति है। और लाल कौन है? सुखदा का प्रेमी है। एक इनका मित्र रहता है, वो कौन रहता है? इसका नाम हरीश रहता है। नहीं नहीं, सबका नहीं लिखाएंगे, सबको याद कर पाएंगे तो लिखा देते हैं, प्रमुख उपन्यास को लिख लेते हैं। सुखदा तक ठीक था। चलिए अगले उपन्यासकार की ओर हम लोग देखते हैं। नंबर 6, ये 4 का 4 लिखा दिए ना, 5 लिखा दिए। विवर्त मोस्ट है, विवर्त के बाद जयवर्धन भी मोस्ट है, देख लेते हैं। चलिए विवर्त को लिख लेते हैं। इसमें संघर्षशील मनुष्य का चित्रण किया गया है और संघर्षशील जो रहता है वो जितेंद्र रहता है, जो क्रांतिकारी दल का नायक है, उसी का उसमें चित्रण भी है। क्या नाम है उपन्यास का? विवर्त। कितने नंबर पर होगा जी? 5वां, 6ठा। विवर्त। विवर्त कब था? 1956 की 1953 ईस्वी में ये उपन्यास लिखी गई, विवर्त। इसमें है क्या? इसमें संघर्षशील मनुष्य जो है, संघर्षरत मनुष्य जो है, जितन जो क्रांतिकाली दल का नायक रहता है, उसी का चित्रण है। संघर्षशील मनुष्य का चित्रण है और संघर्षशील मनुष्य कौन रहता है? जितन रहता है इसमें। अगर इसके पात्र को देखें तो पात्र इसके मोस्ट हैं। पहला जो जितेन पात्र है इसका, जितेन, ये कौन रहता है? ये क्रांतिकारी दल का नेता रहता है, क्रांतिकारी दल का नायक है। ये क्या है? ये क्रांतिकारी दल का नायक है। एक इसके जो महत्वपूर्ण पात्रा हैं, जो जितन से प्रेम करता है, प्रेम करती है, क्या नाम रहता है? भुवन मोहिनी। भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी ये जितेन की पूर्व प्रेमिका रहती है, वर्तमान प्रेमिका नहीं है, पूर्व प्रेमिका है। देख सकते हैं जितेन की पूर्व प्रेमिका पूछा जा सकता है। इसलिए कुछ अपने तरफ से कुछ गलती नहीं करनी चाहिए कि बाद में अफसोस हो कि सर ये नहीं पढ़े, यही पूछ लिया गया। तो अपने तरफ से पूर्ण रूप से सशक्त रहिए कि कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितन की ये पूर्व प्रेमिका रहती है। थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, परेशान मत होइए। अब आधा अधूरा मत तो नहीं छोड़ देना। कम से कम आज जैनेंद्र को शुरू किया, जैनेंद्र को खत्म भी कर लेते हैं। भुवन मोहिनी जितेंद्र की पूर्व प्रेमिका है। एक चड्ढा रहता है, चड्ढा है, और एक जो है वो वकील, इसमें जो बैरिस्टर रहता है नरेश नाम रहता है। नरेश ये क्या रहता है? बैरिस्टर रहता है, बैरिस्टर। तो जितेन और भुवन मोहिनी की इसमें जो इसकी पूर्व प्रेमिका है, इसकी कथा भी इस उपन्यास में गौण रूप से चलती है। ठीक है, अगले उपन्यासकार की हम लोग बात करते हैं कि अगले उपन्यासकार कौन है और प्रमुख उपन्यासकार। तो विवर्त के बाद हम लोग जयवर्धन को देख लेते हैं। जयवर्धन 56 राजनीतिकता का इसमें चित्रण है। विवर्त के बाद नंबर 7 जयवर्धन। जयवर्धन कब लिखी गई, कब इसका प्रकाशन हुआ था जयवर्धन का? 1956 ईस्वी। इस उपन्यास में क्या है जयवर्धन में? जयवर्धन में राजनीतिक राष्ट्रवाद और मानवतावाद का चित्रण इस उपन्यास में मूलतः किया गया है। राजनीति, राष्ट्रवाद व
व मानवतावाद का चित्रण, मानवतावाद का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। राजनीति, राष्ट्रवाद व मानवतावाद का चित्रण इस उपन्यास में किया गया। पात्र को देख लीजिए, इसके पात्र को अगर बात करें तो पात्र कौन है? जयवर्धन है, जयवर्धन पात्र भी है। उपन्यास में कहीं कहीं इसको जय भी कहा गया है, उपन्यास में कहीं कहीं इसको जय भी कहा गया है। ठीक है, ये पहले पात्र हो गए। दूसरे इला है, पात्र है। अब इला और इड़ा आप लोग कमायनी मत में मत चल जाइएगा, इला नाम है, इस उपन्यास में एक पात्र है। तीसरा एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ। चौथे पात्र की अगर बात करें तो मिस्टर नाथ हैं, पात्र इसमें कुछ ज्यादा हैं, मिस्टर नाथ हैं। पांचवें पात्र की अगर बात करें तो आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री। और एक जो स्वामी जी रहते हैं उनका नाम क्या रहता है? स्वामी चिदानंद नाम रहता है ना, स्वामी चिदानंद, इसमें ये पात्र भी हैं। और पात्र का नाम लिख लीजिए, एक इंद्र मोहन भी इस उपन्यास का पात्र है, इंद्र मोहन। तो ये इस उपन्यास में हो गए। ये राजनीति, राष्ट्रवाद व मानवतावाद से संबंधित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र जयवर्धन है, इला है, मिस्टर नाथ हैं, एलिजाबेथ हैं, आचार्य श्री हैं, स्वामी चिदानंद है। तो जयवर्धन और इला को कम से कम जरूर याद रखें। नायक नायिका को, सॉरी नायक नायिका नहीं है इसमें, तो मानवतावाद और राजनीति का चित्रण किया गया है। तो ये प्रमुख पात्र ये दोनों हैं। जयवर्धन के बाद अगले उपन्यासकार की ओर हम लोग बात करें कि अगले उपन्यासकार कौन है। थोड़ा सा धीरे धीरे, कम से कम इनको आज खत्म कर लीजिए। इनके टोटल उपन्यास हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। इनके अगर सभी उपन्यासों को देखें तो इनके टोटल उपन्यास 14 थे, 14 नहीं पढ़ा रहे हैं। अगले उपन्यासकार जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं जयवर्धन के बाद, अगला उपन्यास इनका लिख लीजिए मुक्तिबोध। इसमें कर्म में आसक्ति का चित्रण है। नंबर क्या होगा जी? नंबर आप लोग देख लीजिएगा। इसे हम जयवर्धन के बाद 8वां मुक्तिबोध। अब गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवाद में मत चल जाइएगा, ये नाम है उपन्यास का, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का प्रकाशन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, है ना। इस उपन्यास में क्या है, और ये इनका बोल सकते हैं कि श्रेष्ठ उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस उपन्यास पर इनको मिला था, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। पहली बात तो ये कि 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस उपन्यास पर इनको मिला था। किस पर? मुक्तिबोध पर। कब मिला? 1966 ईस्वी में। देखिए 65 में इसका प्रकाशन हुआ और 66 में इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। इस उपन्यास में है क्या? तो इस उपन्यास में कर्म की आसक्ति का संदेश है। लिख सकते हैं, कर्म में आसक्ति, कर्म में आसक्ति का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में कर्म में आसक्ति का चित्रण है। अगर इसके पात्र को देखें, सॉरी प्रमुख पात्र को, पात्र सभी याद नहीं रह सकते हैं। अगर इसके प्रमुख पात्र को देखें तो प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन हो जाएंगे? पहला तो ये क्या नाम रहते हैं, जो नायक रहता है और सांसद भी है, मिस्टर, मैं भी कितना याद रखूं, मिस्टर सहाय। मिस्टर सहाय, मिस्टर सहाय कौन है? नायक है ये, और सांसद भी रहता है। नंबर 2 में लिख लीजिए नीला है, पात्र नंबर 2। नंबर 3 महादेव सिंह। अब भोलेनाथ को नाम, महादेव सिंह नाम है इसमें, महादेव सिंह। और ये तीसरा हो गया। पात्र नंबर 4 में लिख लीजिए ये राज। देखिए राज इसमें है तो ये पुल्लिंग नहीं है बल्कि ये स्त्री पात्र है,
ठीक है। राज जो है इसमें क्या है, नाम है पुल्लिंग। राज से आप लोग पुल्लिंग मत समझिए, ये स्त्री पात्र है। कैसा पात्र है ये, स्त्री पात्र है। थोड़ा सा स्पष्ट रहिए कि चौथा नंबर में जो राज है वो स्त्री पात्र है। तो मिस्टर सहाय नायक भी है और ये सांसद भी रहता है। कौन रहता है, सांसद रहता है। नीला है, महादेव सिंह है, ठीक है। और ये राज जो है वो स्त्री पात्र है इस उपन्यास का। तो मुक्तिबोध हो गई। मुक्तिबोध उपन्यास के बाद अगला इनका जो प्रमुख उपन्यास है, मुक्तिबोध मोस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 1966 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगले उपन्यास की अगर बात करें नंबर 9, तो अनंतर लिख लीजिए 1968 में। 9 नंबर अनंतर। अनंतर कब प्रकाशन हुआ था, 1968 ईस्वी में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। इस उपन्यास में क्या है, देखिए इसकी जो नायिका होती है अनंतर की, उनका नाम रहता है अपराजिता। इनका शादी एक चार्ल्स नामक व्यक्ति से होता है। उसको तलाक देकर ये अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। इसी बात का इसमें चित्रण किया गया है। शॉर्ट में तो लिखना पड़ेगा ना। तो नायिका कौन है, नायिका का नाम क्या रहता है, अपराजिता रहता है। नायिका अपराजिता द्वारा पति नहीं, अपने पति क्या नाम रहता है पतिदेव जी का, चार्ल्स। अपने पति चार्ल्स को क्या करती है, ये तलाक दे देती है। नायिका अपराजिता द्वारा अपने पति चार्ल्स को तलाक देकर कर्म में, किसमें, तो कर्म में प्रवृत्त होने का चित्रण है। कर्म में प्रवृत्त होने का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। स्पष्ट बातें हो गई, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नायिका प्रधान उपन्यास है तो अपराजिता का नाम इसमें याद रखें। अगले उपन्यास की अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो अनाम स्वामी एक इनका मोस्ट उपन्यास रहा था। बोले थे ना जो प्रमुख उपन्यास है उसको हम लोग देख लेंगे। अनाम स्वामी का प्रकाशन कब हुआ था, 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 10वां नंबर उपन्यास। इस उपन्यास में क्या है, तो अनाम स्वामी में नई और पुरानी परंपराओं की टकराहट का चित्रण है। सॉरी, नई और पुरानी पीढ़ियों का टकराहट का चित्रण है, लिख सकते हैं। नई व पुरानी पीढ़ियों के टकराहट का चित्रण। नई व पुरानी पीढ़ियों के टकराहट का चित्रण किया गया है इसमें। अगर इसके पात्र को देखें कि इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो पहला तो अनाम स्वामी है ही। पहला पात्र कौन है इसके, अनाम स्वामी। दूसरे पात्र इसके दयाल हैं, कितना अच्छा नाम है दयाल। नंबर 3 उदिता है, इसके पात्र उदिता। और पात्र का नाम लिख लीजिए, भोलेनाथ भी हैं अर्थात शंकर। अरे भोलेनाथ मत लिखो, शंकर नाम था। और एक पात्र इनमें और हैं, वसुंधरा। प्राचीन काल में वसुंधरा किसकी पत्नी का नाम था, महाभारत काल में सुदामा का नाम सुने हैं जी, उनकी पत्नी का नाम वसुंधरा था। तो ये अनाम स्वामी हो गया। एक उपन्यास और आप लोग देख लीजिए, दशार्क, और इनका अंतिम उपन्यास था, तो उसका भी थोड़ा सा वर्ण विषय और पात्र अनिवार्य है। कितना नंबर हो जाएगा, टोटल 10 हो गया। अगला उपन्यास है इनका 11 नंबर, दशार्क। प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी। सॉरी, दशार्क तो 85 में लिखी गई थी ना, दशार्क 85 में लिखी गई थी। 1985 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। दशार्क में है क्या, इस उपन्यास में वैवाहिक जीवन
टूटने पर स्त्री की मनोदशा का चित्रण है। जब वैवाहिक जीवन पूर्णतः टूट जाता है तो उसमें एक स्त्री के वैश्या हो जाने पर चित्रण है। उसका जीवन बर्बाद हो जाता है तो वो वैश्या बनने पर मजबूर हो जाती है। इसी चीज का इसमें चित्रण किया गया है। हालांकि ये उपन्यास इनका अपूर्ण उपन्यास है, याद रखिएगा। प्रकाशन उतना में ही कर दिया गया, लेकिन एक बात तो ये मोस्ट याद रखें कि यह इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो अपूर्ण उपन्यास। पहली बात तो ये अपूर्ण है। ये कैसा उपन्यास है? तो अपूर्ण है। अब इसमें क्या है? तो वैवाहिक जीवन टूटने के बाद, वैवाहिक जीवन टूटने के बाद एक स्त्री, वैवाहिक जीवन टूटने के बाद एक स्त्री के वैश्या होने का चित्रण है इस उपन्यास में। ठीक है, पूर्ण उपन्यास तो है नहीं जो पूरी बातें आपको इसके बारे में बताएं, इतना ही इसमें था। तो इसी के साथ आज हम लोग जैनेन्द्र जी को समाप्त करते हैं, इनको विदा करते हैं। अगले उपन्यासकार इस कालखंड के जो हैं वो इलाचंद्र जोशी हैं, जिनको हम लोग कल देखेंगे, इलाचंद्र जोशी को। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को पता है कि बैच जो है दोनों मोड में चालू है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, जो भी बच्चे नेट, जेआरएफ, एस्टेट, बेट का एग्जाम जो होने वाला है, बेट, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी किसी भी स्टेट का रहे, ऐसा नहीं कि बिहार का ही हो, सिर्फ किसी भी स्टेट का रहे, मूलतः नेट, जेआरएफ, एस्टेट, बीटेट, सीटेट किसी का भी हो, वो ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। और आप लोग पहले क्लास को अच्छे से देख लें, ठीक है, क्योंकि किसमें पढ़ाया क्या जा रहा है और किस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, तभी बैच को लें। जाके सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लास ले लेने से या फिर नोट्स पीडीएफ लगा के पढ़ा देने से, वैसे क्लास से थोड़ा दूर रहें और सत्य को पहचानें और मूल बातों को समझें। तो इसमें जो नंबर दिया रहता है वीडियो में, जो वीडियो के ऊपर में इसे थंबनेल बना रहता है उसमें नंबर दिया रहता है, या चैनल पर जाके फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, या अन्य भी जो कांटेक्ट का नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके बैच ले सकते हैं। अभी ऑनलाइन में भारी छूट चल रही है, ऑफलाइन का फीस फिक्स है और ऑनलाइन में फिक्स है, ऑनलाइन में छूट है। तो और अगर कोई डाउट हो या और किसी क्लास को देखना हो तो, क्योंकि सब वीडियो तो आप लोगों को मिलती नहीं होगी, ऑनलाइन वाले बच्चे को मूल चीज़ें डाली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम लोग अगले उपन्यासकार अर्थात इलाचंद्र जोशी जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं उनको देखेंगे। आज जैनेन्द्र को फ्री करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।